हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के पहला पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत क्षेत्र सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए इकाई धन आवेश पर प्रति एकांक कितना बल लग रहा है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसे सूचित करते हैं, ई से। ई से किसको सूचित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस पर कितना बल लग रहा है, एफ, और क्यू कूलम, क्यू आवेश पर बल लग रहा है। तो ई क्या हो गया, मेरा बल हो गया, ई मेरा क्या हो गया, आवेश। बल हो गया और क्या हो गया, आवेश। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि बल का एसआई मात्रा कितना होता है, न्यूटन, और आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम। तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। अब यहीं पर देखते हैं कि जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या मिल गया, बल बटा में आवेश। तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mLT के पावर -2, और आवेश का विमीय सूत्र कितना होता है, AT। तो जब A और T को ऊपर लेके जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहले तो ऊपर में क्या था, mLT के पावर -2। अब इसको लेके जाएंगे गुणा, तो A के पावर कितना हो जाएगा, -1, और T के पावर -1। क्योंकि जब भी कोई संख्या होता है कि x के पावर अगर -1 होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x। तो इसी तरीका से ऊपर उठा के लेके चले गए हैं इसको। तब देखेंगे कि इसका और इसका दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या मिलेगा, mLT के पावर -3 और A के पावर -1। यही हो जाएगा क्या हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है। साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। तो हम क्या जानते हैं कि साबुन के बुलबुले को जब आवेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि एक साबुन हो गया, इसके बुलबुले पर क्या करते हैं, एक समान रूप में आवेश वितरित हो जाते हैं, चाहे प्लस आवेश हो जाए या चाहे माइनस आवेश हो जाए। तो इसमें क्या लगेगा, सजातीय आवेशों के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण होता है। ये दो आवेश जो होंगे आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपेल करेंगे, जिसके कारण इसके जो बुलबुले का क्या हो जाएगा, आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा। यानी कि आकार बढ़ेगा तब क्या हो जाएगा, त्रिज्या। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक सम विद्युतीय क्षेत्र बनाएंगे, और सम विद्युतीय क्षेत्र में क्या रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को। विद्युतीय क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं, ई से। यहाँ पर मान लेते हैं कि इसमें मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन स्थित है, और यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन स्थित है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल किधर की ओर होगा, इधर की ओर, F E से इसको सूचित कर दिए। प्रोटॉन पर लगने वाले बल को FP से, और इसका दिशा किधर की ओर जाएगा, इसका दिशा इधर की ओर, और इसका दिशा इधर की ओर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में कोई भी इलेक्ट्रॉन आवेशित करता है, या कोई भी पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज इंटर करता है, तो उसमें क्या हो जाता है, गति हो जाता है। तो अब दोनों पर क्या लग रहा है, दोनों। अच्छा, यहाँ से हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो तो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश दोनों क्या है, बराबर और विपरीत है। तो यानी कि इन दोनों पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ बल, और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल और प्रोटॉन पर लगने वाला बल दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। अब जब गति करेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि F बराबर क्या होता है, A में। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इधर से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणे प्रोटॉन का त्वरण। तो हमको निकालना क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरणों का अनुपात। तो यानी कि हम लोग इधर से ME और AE, और इधर से क्या ला दिए, AP को इधर ला दिए। तो हमको क्या मिला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान मिला। तो हमको निकालना क्या है, त्वरण इलेक्ट्रॉन का और त्वरण किसका, प्रोटॉन का। तो हमको क्या मिलेगा, प्रोटॉन का मास बटा में इलेक्ट्रॉन का मास। तो हमको तो यही याद करना था, इलेक्ट्रॉन के त्वरण और बटा में प्रोटॉन का त्वरण। हमको क्या मिलेगा, प्रोटॉन का मास बटा में इलेक्ट्रॉन का मास। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विकिरित चालक गोले को धनावेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी चालक धन आवेश या ऋण आवेश कब होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मान के चलिए कि मेरा क्या है, सोडियम Na11,
सोडियम क्या हो गया Na11। अब मान लेते हैं कि इसको धन आवेशित करना होगा, तो क्या करना होगा? अच्छा, पहले अवस्था में इसका सोडियम क्या है 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 11, और प्रोटॉन की संख्या कितना होगा 11। जब दोनों शुरुआती अवस्था में 11 और 11 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के आवेश क्या हो जाएंगे बराबर, और दोनों का आवेश बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल अवस्था में होगा। जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 10, और प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया 11, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इस 10 प्रोटॉन को क्या कर देगा न्यूट्रलाइज कर देगा, और एक इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यानी किसी भी आवेश पर अगर हमको पॉजिटिव चार्ज लाना होगा तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। और हम क्या जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। अब बताइए कोई भी पृथक गोला होगा उसमें से धन आवेश किया जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाता है निकाल दिया जाता है, तो इतना तो द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर निकल गया। यानी कि किसी भी जो आवेशित गोला का पहले द्रव्यमान था वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने से इसका इतना केजी द्रव्यमान क्या हो जाएगा निकल जाएगा, तो इसीलिए इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा घटेगा। अच्छा, ऑप्शन में दिया है बढ़ेगा, यानी कि बढ़ाने के लिए क्या होना होगा, अगर इसका द्रव्यमान अगर हम लोग को बढ़ाना होता तो क्या करते हैं, सोडियम था इसमें 11 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था 11, और प्रोटॉन की संख्या कितना था 11। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 प्रोटॉन की संख्या 11, तो इसमें द्रव्यमान को और ऐड करना होगा ना, तो इसमें किसको बढ़ाना होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 12, और प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया 11। यानी कि हम इसमें क्या किए हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए हैं, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा ऋण आवेश हो जाएगा, इस सोडियम क्या हो जाएगा ऋण आवेश हो जाएगा। और जैसा ही ऋण आवेश हुआ तो इसमें क्या हो गया 9.1 × 10⁻31 kg के द्रव्यमान में क्या आ गया वृद्धि आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर लगता है। चलिए देखिए, एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में स्थित 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश में लगता है। तो दिया क्या गया है कि मान लेते हैं कि दो आवेश हैं जिसका दोनों कितना है 1 कूलम्ब और 1 कूलम्ब है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 1 मीटर है। तो हम क्या जानते हैं कि कूलम्ब के नियम के अनुसार क्या जानते हैं कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहता है तो उनके बीच में एक बल लगता है, और वो बल किसके बराबर होता है, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है Q1 Q2 के। और क्या होता है कि दोनों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन सभी बलों को ले देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो क्या होता है Q1 Q2 बटा में क्या हो जाता है r²। अच्छा, इसको हम करेंगे तो एक बराबर क्या हो जाता है Q1 Q2 बटा में r², और एक आ जाता है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या मिलता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में क्या हो जाता है r²। चलिए, तब Q1 अगर हम इसको मान लेते हैं और Q2 इसको मान लेते हैं, और इसका मान कितना है r, तो इसका मान भर देते हैं, तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा 1/4πε0 गुणे 1 बटा में 1 का स्क्वायर, यानी कि हमको क्या मिला 1/4πε0 कितना बराबर f बराबर, और 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9, और ये क्या हो जाएगा न्यूटन। f बराबर कितना हो जाएगा 9 × 10�9 न्यूटन आंसर। यानी कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि धातुओं का पारावैद्युतांक कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पारावैद्युतांक को किसे सूचित करते हैं, एप्सिलॉन r से। एप्सिलॉन r बराबर क्या होता है एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन0। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एप्सिलॉन0 का मान क्या होता है। एप्सिलॉन0 का मान होता है 1.85 गुणे 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन0 के बाद देख लेते हैं एप्सिलॉन0 का विमीय सूत्र। तो एप्सिलॉन0 का विमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 l⁻−3 t⁻4 a⁻2। इसका क्या होता है बीमा होता है। और एप्सिलॉन का बीमा क्या होता है कि m⁻−1 l⁻−3 t⁻4 और a⁻2। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन0 का दोनों का बीमा एक ही है, तो अगर हमको एप्सिलॉन r का अगर बीमा लिखना होगा तो यहीं पर हम लोग क्या लिख सकते हैं
कि एप्सिलॉन आर बराबर इन दोनों में भाग दे लेंगे तो ई वाला से ई वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अभी दोनों से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि जब भी भाग देंगे तो ई दोनों कट के कितना हो जाएगा, ए। तो यानी कि इसका बीमा कितना हो जाएगा, बीमाहीन हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है, एक बीमाहीन, एप्सिलॉन आर जो होता है बीमाहीन राशि होता है, बीमाहीन राशि है। अच्छा, अब देखते हैं कि धातुओं का परावैद्युतांक होता कितना है। तो मान लें धातुओं का परावैद्युतांक के लिए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक खोखला गोला मानेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक खोखला गोला है जिसके पृष्ठ पर क्या हो गया है, सतत आवेशों का वितरण हो गया है। तो पृष्ठीय आवेश क्या हो गया, वितरण हो गया। तो पृष्ठीय आवेश वितरण में अब अच्छा ये देखते हैं कि इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, ये कितना होगा, विद्युत क्षेत्र 0 होता है। किसी भी खोखले आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र होता है किसके बराबर होता है, 0 के, यानी कि ई बराबर कितना हो गया, 0। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ई बराबर होता है सिग्मा के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर होता है के बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि हमको क्या पता है, ई का मान कितना है, 0, एप्सिलॉन बटा में क्या हो जाएगा, के ई नॉट। तो इसको लेके आएंगे 0 गुणे के बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो हमको के का मान निकालना होगा, तो सिग्मा बटा में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 0। तो अब यहाँ से के का मान निकालेंगे तो सिग्मा बटा में एप्सिलॉन में 0 से गुना होगा तो 0, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो हमको क्या पता चला कि धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। और यहाँ पर जो के है, ई वाला जो के है, इसको क्या सूचित करते हैं, परावैद्युतांक से सूचित करते हैं, परावैद्युतांक। तो हमको क्या पता चला कि धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। चलिए, एक वस्तु पर एक कूलम का निगेटिव आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या है यहाँ से क्या देख रहे हैं कि एक कूलम का निगेटिव आवेश है, यानी कि Q बराबर कितना दिया है, -1 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की n क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो n बराबर वाट है। तो हमको फॉर्मूला क्या पता है, Q बराबर Ne। तो Q के जगह पर क्या लिखेंगे, -1, और इसका क्या हो जाएगा, -1. n का मान हमको नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यहाँ से हम लोग एक और कर सकते हैं कि ये जो निगेटिव चार्ज जो है ना, इसको नहीं रख सकते हैं, यानी कि प्लस में भी इसका परिमाण ही लेके चलते हैं। तो यानी कि यहाँ से वाला और यहाँ से वाला दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 बटा में ये गुणा में है तो इधर क्या आ जाएगा, भागा में 1.10⁶ × 10⁻19, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻+19 बटा में 1.6, ये क्या हो जाएगा मेरा m। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 ऊपर जाएगा 0। तो यानी इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻19 बटा में 16, या इसको और लिख सकते हैं कि 100 × 10⁻18 बटा में 16। अब इसको कटाएंगे, 16 × 5 16 छक्का 96, हासिल कितना लगा, 8 4 16 दूनी के 32, 8 16 × 5 80, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना हो जाएगा 1.25 × 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा नो, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन हमारा मिल नहीं रहा है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चार्ज रहेगा तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा, और इस विद्युतीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, एक बिंदु से निकलकर अनंत की ओर जाएगा। और जैसे ही हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर निगेटिव चार्ज लगा देते हैं, निगेटिव आवेश के लिए बारे में देखते हैं, तो ई भी अपने चारों तरफ क्या बनाता है, विद्युतीय क्षेत्र बनाता है। और ई विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है कि अनंत से इस Q में प्रवेश करता हुआ नजर आता है। तो अब देखते हैं कि जब कोई आवेश स्थिर रहता था तो अपने आसपास कौन सा क्षेत्र बनाता था, विद्युतीय क्षेत्र। अब जब इसी आवेश को हम लोग गतिशील कर देते हैं तो अपने साथ साथ तो विद्युतीय क्षेत्र लेकर चलवे करेगा, साथ ही साथ एगो नया धमाका ला देगा, कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र। तो जब आवेश स्थिर रहेगा तो विद्युतीय क्षेत्र, और जब गतिशील हो जाएगा तो कौन सा, विद्युतीय क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों लेके चलेगा। केवल चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, चुंबक जैसा पदार्थ।
तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल ऑप्शन ए हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दिया हुआ है कि तीन आवेश 4q, q तथा q एक सीधी रेखा में है, क्रमशः 0, x/2 तथा x स्थितियों में रखे हुए q का परिणामी बल शून्य होगा यदि q बराबर हमको निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक रेखा हो गया, इस पर 4q कूलम्ब आवेश, 4q कूलम्ब आवेश, q कूलम्ब आवेश और कितना q कूलम्ब आवेश एक दूसरे से कितना 0 पर, यानी एगो यहाँ पर है, एगो x/2 पर है और एगो कितना है x पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है x/2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है x, तो x हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना हो जाएगा x/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x/2, तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी कितना हो जाएगा x/2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x। अब क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि q का परिणामी बल शून्य होगा यदि q बराबर, यानी कि इस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा जब q का मान होगा तब। अच्छा, इस आवेश पर कौन कौन से बल लगाएंगे, एक तो 4q के कारण बल लगेगा एवं बड़े वाले q के कारण बल लगेगा। तो मान लेते हैं कि 4q के कारण जो बल लग रहा है, अब यानी कि 4q के कारण लगने वाला बल को क्या मान लेते हैं F1, तो यानी कि E वाला क्या हो जाएगा हमारा F1, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा कूलम्ब के नियम के अनुसार 1/4πε0 4q इंटू q बटा में क्या हो जाएगा x², दोनों के बीच की दूरी कितना है x²। अच्छा, अब q और स्मॉल q और बड़ा वाले q के बीच में क्या मान लेते हैं F2, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4πε0 बड़ा वाला q इंटू छोटा वाला q, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है x/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि F2 बराबर 1/4πε0 बड़ा q इंटू छोटा q बटा में x² बटा में 4। अब बोल रहा है ना कि q का परिणामी बल शून्य हो जाएगा, यानी कि इसका और इन दोनों का जो कितना हो जाएगा शून्य। देख रहा है कैसे कि इन ई वाला, अच्छा यानी कि F1 जो बल लग रहा है F1 का दिशा किधर की होगा, तो ई भी प्लस में है और ई भी प्लस में है, तो जब दो राशि एक दूसरे से प्लस में होती है तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है रिपेल करता है। तो ई किधर की ओर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा बाहर की ओर, तो ई भी इधर की ओर बल लगाएगा, तो ई हो अच्छा Q 4q पर किधर की ओर लगाएगा बाहर की ओर प्रतिकर्षण की ओर बल लगाएगा, और Q पर कितना बल लगाएगा प्रतिकर्षण की बल, यानी कि दोनों बल का दिशा क्या है समान है। तो यानी कि हम क्या देख सकते हैं कि F1 प्लस F2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अब परिणाम शून्य होने के लिए F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा 0। तो F1 का मान भर देते हैं 1/4πε0 गुणे 4q इंटू q बटा में x² प्लस F2 का मान कितना है 1/4πε0 x² बटा में 4, और ऊपर में कितना है q इंटू q अब बराबर 0। अब दोनों बराबर है तो इसको क्या ले जा सकते हैं 1/4πε0 और x² दोनों में कॉमन है, दोनों में देखिए क्या कॉमन है q है, तो यहाँ पर भी q है 1/4πε, तो 1/4πε x कॉमन है तो x कॉमन है, तो यानी कि हम लोग 1/4πε0 x² और ऊपर में कितना q को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 4q प्लस बड़का q बटा में 1 बटा में 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा, ई पूरा गुणा में तो उधर जाके क्या हो जाएगा भागम हो जाएगा, ये पूरा गुणा में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा भागम हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं कि 4q प्लस q 1/4 बराबर कितना 0। तो हमको q का मान निकालना है ना, तो 4q बराबर प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा -q/1/4। तो यानी कि ई भागा में तो इधर ला देंगे गुणा में, तो -q बराबर 4q गुणे 1/4, तो 4 से 4 कट गया, यानी q बराबर -q। तो हमको q का मान पूछना है ना, तो q बराबर कितना हो जाएगा -q के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दो सजातीय एवं बराबर आवेश q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो इसका मान क्या है। तो मान लेते हैं कि पहला स्थिति में हमारे पास क्या था एक बल, एक यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पर क्या था q आवेश था, दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर थे x दूरी पर थे। तो जब ये x दूरी पर थे तो यहाँ पर मान लेते हैं कि a और b था,
तो जब आवेश दोनों बराबर थे तो इन दोनों पर लगने वाला बल मान लेते हैं कि F1 था। F1 बराबर क्या हो जाएगा, कूलॉम के नियम के अनुसार 1/4πε0 Q इंटू क्यू बटा में क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में एक हम क्या ला दिए, Q एक छोटा आवेश ला देते हैं, तो इन दोनों के बीच में ला देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा x/2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा x/2, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा x/2। तो अब हम देख रहे हैं ना Q और छोटका बड़े वाले Q और छोटे वाले Q के बीच में लगने वाला बल को क्या मान लेते हैं F2। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा 1/4πε बड़ा Q छोटा Q बटा में x/2 का कितना क्या होल स्क्वायर, यानी कि F2 बराबर हमारा क्या मिल जाएगा 1/4πε0 Q इंटू क्यू बटा में x स्क्वायर बटा में 4। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है कि निकाय क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तब संतुलित कब हो जाता है कि जब इस निकाय पर लगने वाले कुल बलों का मान क्या हो जाता है 0। तो मान लेते हैं कि F1 प्लस F2 का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर होगा। तो F1 का मान भर देते हैं तो 1/4πε0 Q बड़ा वाला Q इंटू छोटा वाला Q बटा में कितना x स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q इंटू छोटा वाला Q x स्क्वायर बटा में 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, 4πε x स्क्वायर Q, तो यानी कि हम इसमें से क्या निकाल लेंगे Q 4πε0 x स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक Q 4πε x स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, केवल Q बचा प्लस E वाला E और E तीनों कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा Q 1/4 बराबर 0। अब जैसे ही Q 1/4 बराबर 0 हो गया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि टोटल जो टर्म था इधर गुणा में इधर भागा में तो 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा Q प्लस Q 1/4 बराबर 0। तो हम क्या लिख सकते हैं Q बराबर माइनस Q बटा में 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0। तो ये पूरा भागा में तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा में, तक Q गुणे 1/4 बराबर माइनस Q। तो हमको किसका मान निकालना पाएगा, तो Q का मान निकालना है ना। तो Q बराबर हम लोग को क्या मिल जाएगा -Q/4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र में P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पे लगा हुआ बल क्या हो जाएगा। तो लगा हुआ बल आघूर्ण को किसे सूचित करते हैं, टाउ से। और टाउ वेक्टर बराबर क्या होता है कि P क्रॉस E। विद्युत आघूर्ण क्या हो जाएगा P और विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा E। तो लगने वाला बल आघूर्ण जो होता है इन दोनों के बीच में संबंध होता है टाउ बराबर P क्रॉस E। तो ऐसे जैसे हम टाउ का जब मॉड निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा मॉड ऑफ P मॉड ऑफ E, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और दोनों के बीच के बनने वाला कोण कितना दिया है थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो टाउ बराबर हमको क्या मिलेगा P E साइन 90 डिग्री। तो टाउ बराबर हमको क्या मिल जाएगा P E साइन 90 का मान 1। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा P E, कब जब 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा तब, यानी कि लंबवत होगा। अब जब थीटा बराबर अगर दे दे, थीटा बराबर हम लोगों को कितना दे दे 0 डिग्री, यानी कि हमको टाउ बराबर यहाँ से क्या है P E साइन थीटा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा P E साइन थीटा। और थीटा का मान कितना दे दिया है 0, तो P E साइन 0 और साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो P E गुणे 0। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा 0। तो जब P और E के बीच में कोण कितना हो जाए 0 डिग्री, तो टॉर्क कितना हो जाएगा 0। जब P और E के बीच में कोण कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, तो टाउ कितना हो गया PE। और एक और कंडीशन ले लेते हैं कब, जब थीटा बराबर हमारा क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए। तो यानी कि यहाँ से टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 0। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होगा तो वहां पर टॉर्क का मान क्या होगा PE, यानी कि महत्तम टॉर्क होगा। अब जैसे ही हमारा क्या हो जाएगा कि टाउ और P और E एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, यानी कि ढक लेंगे, दोनों एक दूसरे के
समानांतर हो जाएंगे तो उन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि समानांतर हो जाएंगे तो कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और कब एक दूसरे के एंटी पैरेलल मतलब कि विपरीत हो जाए, एक का दिशा इधर एक का दिशा इधर, तो दोनों का कोण कितना डिग्री का बनेगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री बनेगा तो विद्युत बल या घूर्ण का मान कितना हो जाएगा 0। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, जब 90 डिग्री का रहेगा तो क्या मिला है पीई ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शून्य कब होगा, दो कंडीशन, जब या तो 0 डिग्री का कोण बना ले या फिर 180 डिग्री का कोण बना ले। और पीई बराबर 1/2 कब होगा, तो इसमें देखेंगे कि पीई तो होइबे करेगा, अब कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो जब थीटा बराबर कितना बनाएगा 30 डिग्री का कोण बनाएगा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री का कोण बनाएगा तो कितना कोण बनेगा ई वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या देखते हैं कि किसी चालक के विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है, तो हम क्या जानते हैं कि संधारित्र को किससे सूचित करते हैं सी से। तो इसमें क्या होता है कि किसी चालक पर उपस्थित आवेश और उसके विभव के अनुपात को, तो उपस्थित आवेश को क्या बोल दिए Q और उसके विभव को क्या बोल दिए V, इसके अनुपात को क्या बोलते हैं संधारित्र की धारिता। या एक और तरीका समझाते हैं कि दो बराबर एवं विपरीत आवेशों के एक दूसरे को बराबर एवं विपरीत आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, और इसमें एक कोई दूरी पर रख दिया जाता है, तो इसमें किसका गुण उत्पन्न हो जाता है संधारित्र का गुण हो जाता है, संधारित्र का गुण उत्पन्न हो जाता है, या इसे कोएफिशिएंट कहीं कहीं बोल दिया जाता है। तो अगर इसका हमको मात्रक देखना होगा तो इसका सी का मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक होता है कूलम, क्यू का मात्रक क्या होता है कूलम, और भी का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो संधारित्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा कूलम पर वोल्ट है, इसी को क्या बोलते हैं फैराड, इसी को क्या बोलते हैं फैराडे। अच्छा, इसका बीमीय सूत्र अगर हमको देखना होगा, इसका बीमीय सूत्र अगर हमको निकालना होगा तो m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और a के पावर 2, इसका बीमीय सूत्र होता है। c का हमारा बीमीय सूत्र होता है। अगर हमको क्या करना होगा, कैपेसिटेंस का मान बढ़ाना होगा, यहाँ से देखिए c बराबर हमको क्या मिला हुआ है Q/V, तो कैपेसिटेंस यानी इसका मान बढ़ाना होगा तो इसका मान घटाना होगा, यानी कि कैपेसिटेंस का मान बढ़ाना होगा तो विभव के मान को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, और आवेश के मान को और क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। और क्या इसमें होता है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। चलिए पहला कंडीशन प्रथम स्थिति में मान लेते हैं, प्रथम स्थिति में मान लेते हैं कि जब दो आवेश हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितना है r, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ पर क्या है Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितना है r, ठीक है। तो इस पर कूलम्ब के नियम के अनुसार लगने वाला बल मान लेते हैं कि F1 हो गया, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में क्या हो जाएगा r²। अब दूसरी इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अच्छा, दूसरी स्थिति में क्या होता है, दूसरी स्थिति में हमारा क्या होता है कि जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या कर दिए दुगुना कर दिए, खींच के दूर लेके चले गए, तो Q1 और Q2 हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी। तो अब यहाँ से लगने वाले बल को क्या मान लिए F2, तो कूलम्ब के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा में r, 2r का क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, यानी कि F2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 बटा में 4r², ये हो गया समीकरण 2। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2, तो यानी कि F1 बटा में F2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4, इसको लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r²। समीकरण 2 में क्या है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा में 4r²। चलिए अब देखते हैं क्या होता है कि 1/4πε0 से 1/4πε0 घटा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, r से r कट गया, यानी कि F1 बटा में F2 बराबर हमको क्या मिला 1/4, यानी कि 1/4, इसको पूरा है, इसको इतना पद को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो 1/4 F1 बराबर क्या मिल जाएगा F2।
तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बॉल जो हमारा हो जाएगा एक, तो लगने वाला बॉल कितना हो जाएगा, लगने वाला बॉल इसका कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। तो 1 में कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। k पारावैद्युतांक वाले माध्यम r दूरी पर रखने पर भी वो उतना ही बल का अनुभव करते हैं, तो इन दोनों का मान क्या होगा। तो पहले मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर रखे हुए। मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश थे Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर रखे हुए हैं, छोटका r दूरी पर रखे हुए हैं, यहाँ से हो गया। तो इन दोनों पर लगने वाला बल कितना, एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं, F बल लगाते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं ना, किसी पारावैद्युतांक, किसी इंसुलेटर का जिसका नियतांक कितना है K, उस वाले माध्यम में लेके चल जाते हैं। तो पहले कंडीशन में F बराबर, पहले वाले कंडीशन में F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में क्या हो जाएगा, r²। ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब क्या कह रहा है कि k पारावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर भी कितना करते हैं, उतना ही बल का महसूस करते हैं जितना यहाँ पर करते थे। तो अब लिखेंगे k पारावैद्युतांक माध्यम में अब इसको क्या करते हैं कि k पारावैद्युतांक वाले माध्यम में यहाँ पर क्या रखते हैं, Q1 Q2 और दोनों के बीच की दूरी को क्या कर दिए r, और इसका k का पारावैद्युतांक k में है और इस पर लगने वाला बल कितना है, F1 के बराबर है। यानी कि F1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में क्या हो जाएगा, बड़ा r²। अच्छा, ये कब होगा, जब इसी माध्यम में रह जाता तब, लेकिन इस माध्यम का नियतांक कितना दे दिया, 1/k दे दिया। इसको क्या कर देंगे, 1/k, और इस समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए इधर क्या होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में LHS बराबर है, तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो कितना हो जाएगा, LHS बराबर कितना हो जाएगा, RHS। यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 बटा में r² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में बड़ा r² इंटू 1 बटा में k। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q से Q इधर हो, Q से Q, तो हमको क्या बचा, 1 बटा में r² बराबर r² इंटू k। तो हमको किसका मान निकालना है, बड़का r का मान निकालना है। तो बड़े वाले r को इधर लेके चल जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r² 1 बटा में k। तो r² बराबर क्या हो जाएगा, r² बटा में k। तो यानी कि यहाँ से r बराबर निकालेंगे तो √r² बटा में k। तो हमको क्या मिलेगा, r बटा में √k। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, r बटा में √k। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोले पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलम, -20 माइक्रोकूलम और -20 कूलम का आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है, वे एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतना ही दूरी पर रख देते हैं तो F2 बल लगाते हैं। तो F1 और F2 का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या मान लेते हैं कि जब दो गोले होंगे एक दूसरे से r दूरी पर होंगे तो यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम हो जाएगा प्लस 10 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -20 माइक्रोकूलम। तो यानी कि पहले स्थिति में लगने वाला बल क्या है, F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 10 माइक्रोकूलम के 10 माइक्रो का मॉड हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा कितना हो जाएगा, -20 माइक्रो का मॉड, और बटा में क्या हो जाएगा, r²। इसको मान लेते हैं समीकरण। अब हम क्या जानते हैं कि जब दो आवेशित गोले को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, सटा देते हैं, तो उनके बीच में क्या हो जाता है, समान मात्रा में आवेश का क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है। तो एक आवेश कितना है, 10 + 10, और एगो आवेश कितना है, 10 माइक्रो है, एगो -20 माइक्रो है। तो -20 माइक्रो को क्या लिख सकते हैं, -10 माइक्रो, और 10 -10 माइक्रो लिख सकते हैं। तो ई वाला प्लस और ई वाला माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दोनों को एक समान मात्रा में देखा जाए तो -10 माइक्रोकूलम का आवेश दोनों पर स्थित हो गया।
तो -10 माइक्रो कूलम, और फिर से दोनों को अगर समान मात्रा का, अगर दोनों शॉट इस तरीके से हो गया और दोनों पर कितना हो गया -10 माइक्रो कूलम का, -10 माइक्रो कूलम का आवेश हो गया, तो अब अलग अलग करेंगे तो हमको 2 गोला मिलेगा और दोनों पर कितना 5 माइक्रो कूलम और कितना -5 में, एगो पे -5 और एगो पे -5 माइक्रो कूलम का आवेश मिलेगा। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि F2 का मान क्या होगा। F2 जो होगा, फिर से दोनों को यहाँ से दोनों के बीच में कितना ही दूरी रख देते हैं RA पर, यानी कि -5 माइक्रो कूलम और फिर से -5 माइक्रो कूलम का हमारे पास आवेश हो जाएगा। तो F2 का मान अगर हम लोग को निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे -5 माइक्रो कूलम का मॉड गुणे -5 माइक्रो कूलम का मॉड अब बटा में कितना R²। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 भागा समीकरण क्या दे देंगे 2, तब भागा दे देंगे तो F1 बटा में क्या हो जाएगा F2। तो हमको क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे, अब इसका गुणा करेंगे तो 10 माइक्रो एम्पियर कूलम गुणे 20 माइक्रो, अब बटा में कितना हो जाएगा R², और इसको करेंगे तो 1/4 म्यू एप्सिलॉन नॉट गुणे -5 माइक्रो गुणे प्लस हो जाएगा, मॉड में से निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइक्रो। तो देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके नीचे में R² होगा, R² से R² कैंसिल हो गया। तो क्या बचा F1 बटा में F2 बराबर हमको क्या बचा 200 माइक्रो का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 25 माइक्रो का स्क्वायर हो जाएगा, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 25 8 है 200। तो F1 बटा में F2 बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा में 1, F1 अनुपात F2 हमारा क्या हो जाएगा 8:1। देखते हैं ऑप्शन में कोई नहीं है, -8:1 है। अगर आंसर लाना है, अभी तो फिलहाल यही आंसर सही है, अगर आंसर लाना होगा तो यानी कि यहाँ पर मॉड नहीं लेंगे, तो मॉड नहीं लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको हटाना पड़ेगा, मॉड इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा। तो ये कितना ओवरऑल हमको कितना मिलेगा, फिर यहाँ से मॉड हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी, और बीच में यहाँ पर गुणा लिखना पड़ेगा, यहाँ से मॉड को हटाना पड़ेगा। तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा ई गुणा हो जाएगा, यहाँ पर ई प्लस माइनस में गुणा होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा ओवरऑल, जब यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस चलता रहेगा, फिर माइनस रहेगा। अब यहाँ से माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो अब जाके -8:1 हो सकता है, लेकिन हमारा ऑप्शन जो था वही होगा 8:1 ही आंसर मारिएगा। लेकिन जब ऑप्शन में -8:1 दिया तो मॉड का यहाँ पर नहीं जिक्र हुआ है।